डिप्लोमा में जाना है या डिग्री में जाना है। बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। केजीएमयू हो गया, आरएमएल, पीजीआई, एम्स, तमाम तरीके के सरकारी संस्थान जो देश भर में हैं, तो आप सिर्फ 10+2 किसी भी स्ट्रीम में करके आप डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं। प्राइवेट संस्थान में थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है, सरकारी संस्थान में खर्चा कम होता है। नर्सिंग कॉलेजेस हैं देश भर के, उसमें फैकल्टी के रूप में भी आपका चयन हो सकता है। एमएससी नर्सिंग करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें डॉक्टरेट डिग्री है, जिसमें पीएचडी करके भी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं और आपने एंट्रेंस एग्जाम पास किया है तो निश्चित ही आप पूरी तरह से चयन होने के लिए सक्षम हैं। उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड नर्स की संख्या करीब 1 लाख से ऊपर है, जो सुनने में एक बड़ी संख्या लग सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसके हिसाब से नर्सों की यह संख्या काफी कम है। हालांकि इधर सरकार ने काफी कोशिश की है रोजगार के अवसर इस क्षेत्र में बढ़ाने की, जिससे सरकारी अस्पतालों में नर्स की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा। ऐसे में जो युवा शिक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए नर्सिंग का चुनाव करना, यानी कि अपने रोजगार में उसको जोड़ना या नर्सिंग का क्षेत्र चुनना एक फैसला हो सकता है। आज हमने इसी विषय पर विशेषज्ञों से बात की है, जो लोग काम कर रहे हैं कि नौकरी कैसे करें, कैसे नर्सिंग के क्षेत्र में प्रवेश पाएं और इसमें अपना कैरियर कैसे बनाएं। मैं अपनी ग्रेजुएशन के बारे में आपको बताती हूँ। तो मैंने ग्रेजुएशन किया, 10+2 के बाद मैंने जो है पीसीबी सब्जेक्ट लिया। उसके बाद मैंने जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, मैं बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैंने वहाँ पे नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि RUHS यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, तो मेरा चयन वहाँ पे सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के अंदर हो गया। तो मैंने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की, अपने 4 साल का अपना कोर्स किया। तो फ़ायदा मुझे ये रहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू चयन होने पर मेरे को ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मेरा आसानी से पूरा ग्रेजुएशन हो गया। उसके बाद 3 महीने और बेसिकली 3rd ईयर और 4th ईयर के अंदर मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी कि मुझे कैसे आगे अपना नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, आगे कैसे सिलेक्ट होना है। तो मैंने कोचिंग वगैरह ली थी। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ही की थी, ऑफलाइन मैंने नहीं की थी। वो सबकी अपनी प्रेफरेंसेस होती है कि वो ऑनलाइन करना चाहते हैं कि ऑफलाइन करना चाहते हैं। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो 3-4 महीने मैंने प्रिपरेशन की। उसके बाद मैंने एम्स 69 का एग्ज़ाम दिया था। उसके अंदर भी मेरा चयन हो गया था, लेकिन मुझे अपने पसंद का अस्पताल नहीं मिला, तो फिर मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल का एग्ज़ाम था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। सब लोग वैसे चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, आगे और ऊंची कुछ करे, लेकिन जैसे एक सेवा भाव का अपना होना चाहिए कि हमें देश की सेवा करनी है, मरीजों की सेवा करनी है। तो अगर नर्सिंग को देखा जाए तो आप देश सेवा कर रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं, तो वो एक ख्याल आना चाहिए हर युवा के अंदर। तो अगर एक युवा सोच रहा है कि वो आगे जाके किस प्रोफेशन में जाना चाहता है, तो नर्सिंग एक बहुत अच्छा कोर्स है। आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि नर्स बनने के लिए क्या क्या प्रावधान है। बेसिकली जैसे कि सब है कि 10+2 की एक जो हमारी एकेडमिकली क्वालिफिकेशन है, उसको पार करने के बाद आप ये डिसाइड करें कि आपको जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में जाना है, यानी कि डिप्लोमा में जाना है या डिग्री में जाना है। अगर आप डिप्लोमा में जाना चाहेंगे तो ये 3.5 वर्ष का एक कोर्स है, जिसको जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स बोलते हैं, GNM कहते हैं। और यदि आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10+2 PCB + 45% मार्क्स के साथ आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको प्राइवेट संस्थानों और सरकारी संस्थानों दोनों में ही आपको इस प्रकार के एडमिशन्स मिल जाएंगे। और सरकारी अस्पताल में एडमिशन के लिए आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, और मेहनत करके अगर आपको जो भी एंट्रेंस टेस्ट है अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सरकारी जो देश के प्रसिद्ध सरकारी कॉलेजेस हैं उनमें आपको एडमिशन मिल जाता है। और अगर उनमें एडमिशन मिल जाता है तो फाइनेंशियली भी आपको कम खर्चे में और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। देश भर के जो प्रसिद्ध और पॉपुलर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, अगर आप अच्छे कॉलेज से अपनी एजुकेशन फुलफिल किए हैं और तो आपको निश्चित ही जैसे केजीएमयू हो गया, आरएमएल, पीजीआई, एम्स
और तमाम तरीके के सारे सरकारी संस्थान जो देश भर में हैं, आपको वहाँ जॉब प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी। तो आप सबसे पहले इसमें यह है कि अगर आपको डिप्लोमा करना है तो आप सिर्फ 10+2 और किसी भी स्ट्रीम में करके आप डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं। किंतु अगर आपको डायरेक्ट ग्रेजुएशन में करना है, बीएससी नर्सिंग करनी है, तो उसके लिए आपको 10+2 पीसीबी एक्सट्रीम एंड 45% मिनिमम मार्क्स आपके होना चाहिए। अगर आप ये फुलफिल करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप निश्चित ही बीएससी नर्सिंग के लिए किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्थान में जा सकते हैं। प्राइवेट संस्थान में थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है, सरकारी संस्थान में खर्चा कम होता है, और वो आप पर तय करता है कि आप किस प्रकार अपनी उच्च शिक्षा से और किस प्रकार मेहनत करके आप कितने अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। और अगर आपको इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो आपको एमएससी नर्सिंग की एक जो क्वालिफिकेशन है उसको कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ही आप टीचर्स फैकल्टी के रूप में, आप जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं देश भर के, उसमें फैकल्टी के रूप में भी आपका चयन हो सकता है। उसके लिए आपको एमएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें डॉक्टरेट डिग्री है, जिसमें पीएचडी करके भी आप नर्सिस को शिक्षित करने के लिए आप जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उसमें एज ए फैकल्टी चयन अपना करा सकते हैं। जो एक अनुपात मानक तय किया गया है उसमें यह है कि अगर कोई जनरल वार्ड में पेशेंट है तो जनरल वार्ड के पेशेंट के हिसाब से 3 मरीजों पे 1 नर्स होना आवश्यक है, जिसको हम 3:1 के रेशियो से भी बात कर सकते हैं। और दूसरा ये है, अगर हमारा पेशेंट आईसीयू में है तो आईसीयू के हिसाब से 1:1 का रेशियो होता है, मतलब 1 मरीज पे 1 नर्स। अगर हम अच्छी केयर देना चाहते हैं, अगर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छा प्रॉपर हेल्थ सेक्टर में हेल्थ केयर देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा कि अब आने वाले समय में सरकार, लेकिन इसमें निश्चित ही बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में अगर हम अनुपात को देखते हैं तो इधर पिछले 3 से 4 वर्षों में काफ़ी संख्या में नर्सेज की भर्तियाँ हुई हैं। अगर जब भी आप नर्सिंग पेशे में आएँ या हेल्थ सेक्टर में आएँ तो ये सोच कर आएँ कि सेवा भाव आपके मन में होना चाहिए। कैसे आप मरीजों की सेवा कर सकते हैं, कैसे उस दीन गरीब की सेवा कर सकते हैं। ये जो पेशा है इसमें बहुत तरीके के प्रमोशंस होते हैं। आप जब ज्वाइन करते हैं तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर इसमें ज्वाइन करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी है वो लेवल 7 में आती है। तो आप मान के चलिए, अगर आप किसी सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं तो लगभग जो टर्शरी सेंटर हैं या सेकेंडरी प्राइमरी सेंटर हैं उसमें भी अगर आप जाते हैं तो मिनिमम सैलरी आपकी 60 से 70 हज़ार रुपये होगी। और जैसे ही आप इसके बाद, अगर आपके जो प्रमोशनल क्राइटेरियाज बने हुए हैं, अगर आप पहले नर्सिंग ऑफिसर्स पे आते हैं, उसके बाद सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के बाद इसके बाद पोस्ट होती है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बाद होता है डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बाद होता है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। और जो हमारी सबसे हायर पोस्ट होती है वो होती है CNO, चीफ नर्सिंग ऑफिसर। तो हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर से, तो नर्सिंग ऑफिसर का जो पे ग्रेड है, पे लेवल है, वो लेवल 7 है। और जैसे जैसे हम इसको प्रमोशनल क्राइटेरिया में बढ़ते रहेंगे, वैसे ही लेवल 8, लेवल 9, लेवल 10, लेवल और 12 तक, लेवल 12 तक ये जो हायर पोस्ट है नर्सिंग की, वहाँ तक आप जाएंगे। तो लगभग मान के चलिए कि अगर आप 70,000 से शुरुआत कर रहे हैं तो आपकी ये पोस्ट 2 लाख से ऊपर तक निश्चित ही आपको इसमें आप कह सकते हैं कि वेतन के स्वरूप में आपको मिलेगी। क्योंकि हमने जो किया है वो लगभग आज से 24-25 साल पहले की कहानी है। तो इतना लड़कों के लिए, खासकर बॉयज़ के लिए, इतना इस नर्सिस पेशे में इतना स्कोप नहीं था, या कहीं कह सकते हैं कि इतनी सीट्स नहीं थी। तो जब हम लोगों ने इसको किया तो पहले हमने इसमें GNM किया, और GNM के बाद फिर पोस्ट BSc की। पोस्ट BSc के बाद फिर हमारा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में चयन हुआ, और चयन होने के बाद आज मैं एज ए डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आपके सामने तैनात हूँ। सिर्फ 5% का ही लड़कों के लिए आरक्षण होता था, और उस 5% में बहुत ही कम संख्या में लड़के चयन होकर संस्थानों में आते थे। तो ऐसे में जब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको लगा कि नर्सिस भी, जो मेल नर्सिस हैं, वो भी बहुत अच्छी ढंग से अस्पतालों में मरीजों की सेवा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत ही अच्छा आउटकम निकल के आ रहा है। तो धीरे धीरे ये संख्या 5 से 10% हुई, और 10 से 20% हुई, और आज ऐसा कोई भी ऐसा मानक नहीं है उत्तर प्रदेश में फिलहाल कि जिसमें लड़कों कोई ऐसी सीमित संख्या हो कि हाँ इतने ही लड़कों को लिया जा सकता है। अगर आप क्वालिफाई हैं और आप पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं और आपने एंट्रेंस एग्जाम पास किया है तो निश्चित ही आप पूरी तरह से चयन होने के लिए सक्षम हैं।